फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऑडिटर रिपोर्ट की कॉपी दे देते हो, आपका हिसाब किताब बैलेंस शीट पता लग जाए। उसके बाद आप ये बताते हो कि कोई केस वेस तो कंपनी के खिलाफ नहीं चल रहा है। पहले बताओ ये बात क्लियर है? तो यस सर। दूसरी बात आप ये बताते हो कि कहीं कैपिटल तो नहीं रिड्यूस हो रहा है। इसका आपको एग्जांपल दूं तो आप क्या बोल दिए हो कि जिन लोगों ने डिसेंट किया है, ना बोला है मतलब तैयार नहीं है, किस चीज के लिए तैयार नहीं है, मर्जर अमालगमेशन के लिए। कंपनी उनके शेयर वापस खरीद के उनका पैसा लौटा देगी, मतलब बाय बैक कर देगी। क्या कर देगी? बाय बाय। मतलब ये कि मेरी कंपनी में अगर 100 मेंबर है, मेरी कंपनी का मर्जर कहीं और हो रहा है, तो उसमें से 20 मेंबर बोल रहे हैं नहीं होने देंगे मर्जर, तो हम इनको ऑफर करते हैं कि सर हम आपका पैसा वापस कर देते हैं, आप अपने शेयर कंपनी को वापस कर दो। मतलब क्या कर रही है कंपनी? बाय बैक। इसके बारे में भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को बताना होगा, क्योंकि जब बाय बैक करोगे तो मेंबर 100 से कितने हो जाएंगे? 80, और उसी हिसाब से जो शेयर कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। नहीं आया? आया सर। 100 मेंबर है, हर मेंबर 1000 रुपए लगाया, तो कंपनी में कितना कैपिटल था? 1 लाख का। अब 20 मेंबर का आप पैसा वापस कर दोगे बोलते हो, तो 20,000 रुपए आप क्या कर दे रहे हो? वापस डिडक्ट कर दे रहे हैं। कैपिटल कितना बच रहा है? कम हो जा रहा है। 80,000। क्यों? 80,000। लोग मना कर रहे थे मर्जर अमालगमेशन के लिए, तो इनका शेयर का पैसा वापस करके इनको नमस्ते कर दिए कंपनी से। ऐसा किया जा सकता है, कैपिटल रिड्यूस हुआ। यस सर। एनसीएलटी को इसके बारे में बताना पड़ेगा। कितना क्लियर है? पूरा सर। देन आपको ये भी एनसीएलटी को बताना होगा कि क्या आपने क्रेडिटर से परमिशन दे दी है, और दे दिए तो आपने क्या क्या उसमें किया है। क्या क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आपने जमा करी कि किसी का पैसा नहीं डूबेगा? आपने क्रेडिटर के सेफगार्ड के लिए क्या किया? ऑडिटर से एक रिपोर्ट बनवाओ कि आपके पास इतना पैसा है कि आप हर क्रेडिटर का पैसा चुका सकते हो अगर मर्जर हो भी जाए तो। पहले बताओ 3 पॉइंट समझ आया कि दोबारा रिपीट करूं? सर एक बार फिर से बताओ ना। भाई आपको सबसे पहले एफिडेविट में बताना है आपकी पोजीशन क्या है। दूसरा, अगर कैपिटल रिड्यूस तो इसके बारे में बताना है। तीसरा, आपकी कंपनी के क्रेडिटर्स अगर बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि मर्जर हो लेकिन हमसे परमिशन दे दी जाए, तो हमसे पहले तुम स्कीम को अप्रूव करा दो मर्जर की। तो आपको ये सारी बातें बतानी होगी। क्रेडिटर को स्कीम समझाई गई है कि नहीं समझाई गई? क्रेडिटर के प्रोटेक्शन से क्या किया गया है? ऑडिटर से एक रिपोर्ट बनवाओ कि अभी कंपनी में इतने फंड हैं कि अगर क्रेडिटर अभी अपना पैसा मांगे तो उसको वापस दिया जा सकता है। देन कंपनी जो भी अभी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है या फिर मर्जर अमालगमेशन कर रही है, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कर रही है। आप बता दो, इतना क्लियर है कि बहुत टेक्निकल? यस सर। ठीक। देन मीटिंग नोटिस की कॉपी जमा करो। कंपनी कहना चाहती है एनसीएलटी को हम इस डेट पर मीटिंग करना चाहते हैं, एनसीएलटी बोल देगा फिर कर दो, तो उसी हिसाब से कर देंगे। कितना क्लियर है? सर क्लियर है? हम अभी से नोटिस की कॉपी बता देंगे एनसीएलटी को कि सर हम लोग इस डेट पर जो है अपनी मीटिंग करना चाहते हैं क्रेडिटर के साथ या मेंबर्स के साथ, आप अलाउ करते हो क्या? तो जैसे मान लो एनसीएलटी अलाउ कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको क्या करना होगा? मीटिंग के नोटिस की कॉपी सारे क्रेडिटर को भेजनी होगी, सारे मेंबर को भेजनी होगी, सारे डिबेंचर होल्डर को भेजनी होगी, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे या इंडिविजुअल एड्रेस पे। आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ एक बार फिर से बताओ, नहीं हो रहा। भाई देखो क्या है, तुम एनसीएलटी के पास जब एप्लीकेशन जमा करने गए ना, तो सारे डिस्क्लोजर दे रहे हो, तो उसमें ये भी बता दे रहे हो कि आप मीटिंग किस दिन रखना चाहते हो। आप एनसीएलटी के पास गए क्यों? ये बताने के लिए ना सर हमारी मीटिंग रखा दो, हाँ है ना? तो आप डेट पहले से डिसाइड करके जाते हो कि हम इस दिन मीटिंग रखना चाहते हैं। तो एनसीएलटी जैसे अप्रूव कर देता है, तो इस नोटिस की कॉपी सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस हिसाब से जो भी आप मीटिंग आगे ऑर्गेनाइज करोगे उसकी एक कॉपी क्रेडिटर को जाएगी, मेंबर्स को जाएगी, सारे डिवेंचर होल्डर्स को जाएगी, सबके एड्रेस पे। और जब कॉपी जाएगी तो उसके साथ आप क्या करोगे? जो भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करे उसका सारा डिटेल भेजोगे। कंपनी के वैल्यूएशन रिपोर्ट भेजोगे जिसमें एसेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन है। आप ये एक्सप्लेन करोगे कल को मर्जर अमालगमेशन हो जाता है तो उसे क्रेडिटर पे या की मैनेजरियल पर्सनल पे या प्रमोटर पे या मेंबर पे या डिवेंचर होल्डर पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का। ठीक है? तो ये बताओगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में आप मर्जर अमालगमेशन भी कह सकते हैं, डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं जुड़ा है।
और ऐसा ही कोई आपको डिटेल लगे तो आप बता सकते हो। आप बता दो कितना क्लियर है? आ गया हाँ सर। सर। करना पड़ेगा कि समझ आ गया? फिर से रिपीट करना आ गया आ सर। गया सर समझ। लोग बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। अच्छे से श्रुति समझ आया? यस सर। तो आप अभी सेक्शन कौन कौन सा पढ़े हो? सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 जो था वो एप्लीकेशन की बात करता है, एप्लीकेशन कौन ले सकता है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 2 बताता है कि एप्लीकेशन के क्या क्या चीजें जाएगी। सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 ये बताता है कि नोटिस किसको किसको भेजना है। आप बताइए, इसमें दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अब आता है सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 जो ये बोलता है, ये इससे कनेक्टेड है, ऊपर से कनेक्टेड है। ये बोलता है कि जब आपने क्रेडिटर को, मेंबर को, सबको नोटिस भेजा तो नोटिस की एक कॉपी ना आप अथॉरिटीज को भी भेज दो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, आरबीआई को, सेबी को, आरओसी को, और स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप लिस्टेड हो तो, उसके बाद लिक्विडेटर को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, सबको एक एक कॉपी भेज दो और 30 दिन में उनसे ऑब्जेक्शन मांगो कि कहीं उनको इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि अगर हम मर्जर या अमालगमेशन करते हैं। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं भाई, कंपनी में तो नोटिस भेज दिया किस दिन हमारी मीटिंग है, ठीक है, साथ में नोटिस की जितनी अथॉरिटीज है उनको भी भेजो। अब सवाल ये कि हम किसको भेजें? हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम भेजेंगे, इनकम टैक्स वालों को भेजेंगे, आरबीआई को भेजेंगे ही, सेबी को कब भेजेंगे? जब हम लिस्टेड हैं। क्या है? लिस्टेड है। भेजने की जरूरत है क्या? अगर मैं लिस्टेड नहीं हूं तो मेरे को सेबी को भेजना चाहिए क्या? नहीं नहीं। उसी को तो भेजना ही भेजना है नोटिस। स्टॉक एक्सचेंज अगर लिस्टेड होंगे तो भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। ऑफिशियल लिक्विडेटर को कब भेजेंगे? जब वाइंडिंग का पूरा होगा, वरना भेजना है क्या? मंडी का पूरा होगा। नहीं। अगर प्रोमिनेंट एंटरप्राइज हूं तब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजना होगा, अदरवाइज भेजने की जरूरत है? नहीं सर। तो नोटिस भेज के इनको क्या बोल रहे हैं कि नोटिस आपको मिले, उसके 30 दिन के अंदर आप बताओ कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है हमारे मर्जर या अमालगमेशन से। अगर ये ऑब्जेक्शन रेज करती है तो आपका मर्जर अमालगमेशन नहीं होगा। बेटा जब मैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वर्ड यूज करूं तो स्लैश यही मर्जर और अमालगमेशन है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में। कितना क्लियर है? ओके सर, पूरा सर। अच्छे से? कोई दिक्कत? यस सर। अब सपोज करो मीटिंग नहीं। होगी तो अपने को चाहिए अप्रूवल। क्या चाहिए? अप्रूवल। अप्रूवल। तो मैंने आपको क्या बताया, अप्रूवल का क्राइटेरिया क्या है? 3/4 इन वैल्यू में या नंबर्स में आए मेंबर्स, और इसमें से कितने कंसेंट ने? 50% और मोर। अब यहाँ पढ़ लो, वही दिखा है कि नहीं? व्हेन अ मीटिंग हेल्ड इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 1। क्या था सबसेक्शन 1? ये था एप्लीकेशन डाले हो तो मीटिंग होगी होगी, है ना? आपने ऊपर पढ़ा ना सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 क्या था कि आप एनसीएलटी के पास इसलिए एप्लीकेशन डाल रहे हो ताकि एनसीएलटी आपकी क्या ऑर्डर करे? मीटिंग ऑर्डर करे। सही? मीटिंग ऑर्डर करे। तो जब मीटिंग होगी तो उसमें क्या हो रहा है? मेजॉरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर और मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर। आपको ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? आपको ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? 3/4 इन वैल्यू मतलब टोटल नंबर के 3/4। समझ में? अब यहाँ पर क्रेडिटर और मेंबर बोल रहा है तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपकी डेप्थ है, कंपनी में बहुत कर्जे हैं, तो क्रेडिटर्स को बुलाना पड़ता है, नहीं तो शेयर होल्डर से ही बस पूछना है। तो फिर ये दोनों की अलग अलग मीटिंग होगी, मेंबर की अलग मीटिंग होगी और क्रेडिटर की अलग मीटिंग। आपको 2 मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ जाएगा। अब बिल्कुल बेटा इस चीज में कंफ्यूज मत होना। जैसे आपकी कंपनी का मर्जर अमालगमेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? मीटिंग होती है तो एक्चुअल में मीटिंग आपको सिर्फ मेंबर्स की बुलानी है। किसकी बुलानी है? मेंबर्स। ये 3/4 इन वैल्यू होना चाहिए और कितने कंसेंट दें? मेजॉरिटी। कई बार क्या होता है, कंपनी में कर्जे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो क्रेडिटर भी चिल्लाने लगते हैं कि हमसे भी पूछो, हमसे भी पूछो। तो मेंबर से तो एक मीटिंग में पूछते ही हैं, और एक और सेपरेट मीटिंग हम किसकी बुलाते हैं? क्रेडिटर्स की। ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। अगर क्रेडिटर बोले वरना बुलाने की जरूरत
नहीं है। नहीं। कितना क्लियर है? पूरा सर। हाँ सर। एज द केस में भी वोटिंग इन पर्सन मतलब पर्सनली वोट कर रहे हैं, और बाय प्रॉक्सी मतलब खुद नहीं आए, इनकी जगह कोई और आया। ये लाइन समझ आई? और बाय पोस्टल बैलेट का लिस्टेड कंपनियों में होता है, अभी पार्ट बी में पढ़ाऊंगा मैं आपको। पोस्टल बैलेट का बेसिकली मतलब होता है घर बैठे वोटिंग करना। क्या करना? घर बैठे वोटिंग। जैसे आपकी अगर लिस्टेड कंपनी है बेटा, तो उसमें हजारों लाखों शेयर होल्डर है, तो सबको तो मीटिंग में बुला नहीं सकते ना, तो सबके घरों में और बोला जाता है घर से ही फिल करके कंपनी में भेजो इस फॉर्म को, उसे पोस्टल बैलेट बोला जाता है। तो अगर आपको परमिशन चाहिए मर्जर या अमालगमेशन की, तो 3/4 इन वैल्यू लोग होने चाहिए। ठीक है, अब वो बाय पर्सन पर्सनली हो, या प्रॉक्सी के थ्रू हो, या पोस्टल बैलेट के थ्रू हो, अगर ये अग्री कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए, तो फिर एनसीएलटी क्या करेगा? ऑर्डर दे देगा। क्या दे देगा? ऑर्डर दे देगा कि मर्जर अमालगमेशन कर लो, और ये ऑर्डर फिर क्रेडिटर्स पे भी और मेंबर्स पे सब पर बाइंडिंग रहेगा। आप बताइए, कोई दिक्कत? टफ लग रहा है क्या बेटा आपको? ये थोड़ा टेक्निकली लग रहा है ना सर ये? क्यों टेक्निकल है? बहुत इजी है यार। मीटिंग बुला, इतना समझ आया? मीटिंग में कितने लोग आने चाहिए ये बता? 3/4 और टोटल नंबर में से हाँ बोलना जरूरी है। 50% से ज्यादा। अब मैंने बोला है मीटिंग बेसिकली मेंबर की बुलाई जाती है। अगर क्रेडिटर जिद करे तो फिर क्या किया जाएगा? उनकी अलग से बुलाएंगे, है ना। अब उसमें जो वोटिंग होगी, इंसान पर्सनली कर सकता है प्रेजेंट होके, या तो खुद नहीं आ रहा है तो किसके थ्रू करवा सकता है? किसी और के बदले, आपके किसी और को भेजकर। में बैठता है तो उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। या फिर घर बैठे भी आप वोट कर सकते हो, किस मेथड से? पोस्टल बैलेट। अब अगर यहाँ पे रिजोल्यूशन पास हो जाता है, डिसीजन हो जाता है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सैंक्शन दे देगा कि चलो ठीक है, तो मर्जर अमालगमेशन कर दो। एक बार एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया, आपने बताया होगा ना मीटिंग खत्म हुई तो एनसीएलटी को कि हमारे यहाँ तो सब तैयार हैं, तो एनसीएलटी अगर ऑर्डर दे दिया तो कंपनी के क्रेडिटर्स पे, मेंबर्स पे, और कंपनी अगर वाइंडिंग अप में है तो वहां पर मेन रोल किसका? लिक्विडेटर का। किसका? लिक्विडेटर। इन सब पर एनसीएलटी का डिसीजन बाइंडिंग हो जाएगा और इस कंपनी का मर्जर या अमालगमेशन हो सकेगा। आप बता दो, इतना क्लियर है? हाँ सर। आपके मन में एक पैसे का भी डाउट नहीं होना चाहिए। टफ लग रहा है तो टफ लग रहा है बोलो, आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर बोलो, मैं आपको 10 बार समझाऊंगा। आपको अभी तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया सर। समझ आया कि नहीं? अब ये ना हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो इसको अभी बुक खोलना और एक एक लाइन पढ़ डालना। कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, पहले एप्लीकेशन कौन डाल सकता है, दूसरा जब एफिडेविट आप देते हो तो एफिडेविट के कंटेंट क्या होते हैं, पूछा तो बता पाओगे? हाँ यस। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछता है कि नोटिस का कंटेंट क्या होता है, जब सब आप नोटिस भेजते हो सबको तो उसका कंटेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा, तो कर पाओगे? यस सर। अच्छा, उसके बाद कितने लोगों से कंसेंट चाहिए होती है, पूछा तो कर पाओगे? हाँ सर। नेक्स्ट आता है कि एनसीएलटी जब ऑर्डर देगा तो ऑर्डर में क्या क्या बातें होंगी। कंटेंट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर। चलो आपके यहाँ मीटिंग हो गई, आपने एनसीएलटी को बता दिया कि सर हम तो मर्जर अमालगमेशन के लिए तैयार हैं, तो एनसीएलटी जब ऑर्डर पास करेगा ना, तो ये सारी चीजें वो कह सकता है। ठीक है, ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, अपने ऑर्डर में ये बातें कह सकता है। सबसे पहला वो ये कहता है कि अगर आपका मर्जर अमालगमेशन हो रहा है, जिसमें शर्त ये रखी गई है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर इक्विटी। तो उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको ऑप्शन देना होगा कि उसका पिछला जितना डिविडेंड या पैसा बचा है वो एक्सेप्ट कर दे, मतलब रिसीव कर दे, पुराना बकाया कुछ भी ना रहे। आप बोलो फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, अब आपकी कंपनी का मर्जर अमालगमेशन हो रहा है, तो आप इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल रहे हो कि मर्जर के बाद आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर बन जाना। तो पहले ये लोग को ऑप्शन देना होगा कि पुराना इनका जितना भी एरियाज में डिविडेंड पड़ा है वो इनको वापस करना होगा। आप बता दीजिए, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं।
दूसरा, क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है, कंपनी से पूछा जाएगा कहीं क्रेडिटर्स के कर्जदारों के पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ये अपने ऑर्डर में कह सकता है कि अपने क्रेडिटर्स को पहले सेटल करो, उनकी सारी डेब्ट पे करो। आप बता दो, कोई दिक्कत? सेकंड आया। तीसरा, अगर किसी शेयर होल्डर के राइट्स में चेंज आ रहा है या वेरिएशन आ रहा है तो इसमें सेक्शन 48 अप्लाई होगा। 48 मतलब उस शेयर होल्डर से कंसेंट देना होगा। क्या देना होगा? शेयर होल्डर से कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसको आपने बोल दिया कि वो इक्विटी शेयर होल्डर आगे जाके बन जाएगा, तो उसके राइट्स कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ, तो आपको उससे कंसेंट देनी होगी। क्या देनी होगी? कंसेंट। पहले बताओ, ये 3 पॉइंट समझ आया कि गया, इल्ले हो गया? बोलो। आया सर समझ। सबको आया? आगे सर समझ। अच्छा, डी पॉइंट नहीं करना है, काटना है। चौथा, जो शेयर होल्डर डिसेंट कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, उनको आपको एग्जिट ऑफर देना होगा, मतलब कंपनी से निकलने की चॉइस देनी होगी। उनका पैसा वापस करो, उनको नमस्ते कर दो। बोलो, कोई समस्या? आपको अभी तक ये चैप्टर समझ आया? आपको डिटेल में हर चीज बता दे रहा हूँ, किसी भी से क्वेश्चन आ सकता है। आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ। पढ़ोगे कैसे, एक बार आराम से देख लो भैया, बिना हड़बड़ाए। चैप्टर जब शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने क्या देखा? मर्जर अमालगमेशन होता है तो कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, पहले बताओ। इस टॉपिक में कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। अच्छा, नहीं फिर सर। प्रोविजन पढ़ना चालू किया सेक्शन 230 का। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एनसीएलटी ऑर्डर कब देता है, कंपनी या क्रेडिटर या कंपनी और मेंबर की मीटिंग का। जब कौन अप्लाई करता है? कंपनी। कंपनी मतलब डायरेक्टर्स के थ्रू, या क्रेडिटर, या मेंबर, या कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो कौन कर रहा है? लिक्विडेटर। 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 सेक्शन 1 से इसमें परेशानी तो नहीं है, ये बता दो। नहीं सर। सेक्शन 230 सबसेक्शन 2 क्या बोलता था कि जब इनमें से कोई अप्लाई करने गया होगा तो इनको एफिडेविट जमा करना रहा होगा, जिसमें कंपनी के कुछ चीजों के बारे में बताएंगे। आपको ये डिस्क्लोजर से देख के समझ आए थे कि नहीं आए थे? हाँ सर। फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो उसका डिटेल, क्रेडिटर से कंसेंट दे दी गई है कि नहीं दे दी गई है, मीटिंग का नोटिस, किसको किसको नोटिस भेजना है, ये सारे डिटेल। क्लियर था? हाँ सर। फिर आपने सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 में क्या पढ़ा कि नोटिस की कॉपी रेगुलेटर्स को भी भेजी जा रही है और उनसे ऑब्जेक्शन कितने दिन में मांगा गया है? 30 days। 30 डेज में। कंपनी में अप्रूवल कितने लोगों से चाहिए आपको? कितने लोगों से चाहिए अप्रूवल? 3/4। 3/4 इन वैल्यू होना चाहिए। ध्यान आया? हाँ सर। फिर एनसीएलटी ने ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर में उसने क्या बोला कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे तो उनका पुराना डिविडेंड आप पे करो। क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए नियम बनाओ, अगर किसी शेयर होल्डर के राइट्स में कोई भी बदलाव आएगा उससे कंसेंट दो, और जो शेयर होल्डर डिसेंटिंग है, ना बोल रहे हैं, उनको एग्जिट ऑफर दो, वो कंपनी से निकल सके। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। पक्का? यस सर। अब ये सर, सेक्शन 230 सबसेक्शन 4 कहाँ है? वो नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है? जितना टिक करा रहा हूं उतना ध्यान रखो और वो करो। देन अब एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया तो आप ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास 30 डेज में जमा करा दो। किसके पास जमा करा दो? आरओसी। आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करा दो। अब जब जमा करा दोगे तो मान के चलते हैं कि आपका मर्जर अमालगमेशन हो गया होगा। सही बात है? हाँ। तो मर्जर अमालगमेशन का इफेक्ट क्या आया? सैंक्शन हो गई स्कीम, तो इफेक्ट क्या आया? क्या हुआ मर्जर अमालगमेशन करने पर या कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट करने पर हुआ क्या? तो सबसे पहला, ट्रांसफरर कंपनी की जितनी एसेट और लायबिलिटीज हैं वो किस कंपनी में ट्रांसफर हो गई? ट्रांसफरी। मेरी ए लिमिटेड है, आपकी बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड का मर्जर बी लिमिटेड में हो रहा है तो मैं ट्रांसफरर हूं कि ट्रांसफरी हूं, ये बताओ। ट्रांसफरर। और बी लिमिटेड क्या है? ट्रांसफरी। तो मैं बोलता हूँ मर्जर अमालगमेशन हो रहा है या हो गया है,
तो मेरी सारी एसेट एंड लायबिलिटी अब किस में चली जाएगी? ट्रांसफरी कंपनी में। पॉइंट नंबर 1 समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। रिपीट करना पड़ेगा क्या मुझे कि समझ आ गया? ये बोलो। जब एक बार मर्जर अमालगमेशन हो जाता है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट एंड लायबिलिटी किस में चली जा रही है? ट्रांसफरी कंपनी में चली जा रही है। दूसरा, ट्रांसफरी कंपनी जो है बी लिमिटेड, अब उसको शेयर अलॉट करने पड़ेंगे। किसको शेयर अलॉट करने पड़ेंगे? ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को। सही बात है कि गलत बात है? अब मैं आपके घर में आ रहा हूं तो मुझे भी एक रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मेरी बात समझ आ रही कि सिर के ऊपर से जा रही है? बेटा ये बताओ तो पहले तो। आ रही है सर। अरे भाई मर्जर हो रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफरर कंपनी जैसे ए लिमिटेड है पूरी तरह से खत्म होकर बी लिमिटेड में मर्ज हो रही है, तो ए लिमिटेड की सारी एसेट एंड लायबिलिटी किस में चली जाएगी? बी बी लिमिटेड। लिमिट बी लिमिटेड की क्या जिम्मेदारी बनती है? ए लिमिटेड वाले आ चुके हैं, इनको क्या अलॉट करो? शेयर्स। करो। 2 पॉइंट क्लियर हैं? यस सर। हाँ सर। जो केसेस पहले ए लिमिटेड पे चलते थे अब वो केसेस किस पर चलेंगे? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड पे। ए लिमिटेड डिसॉल्व हो जाएगी कि बचेगी? डिसॉल्व। जितने लोग मना करे, डिसेंट करे, उनको कंपनी में रखेंगे कि नमस्ते कर देंगे? जो लोग नमस्ते कर देंगे सर। कर देंगे मतलब उनका पैसा क्या कर देंगे? वापस दे दे देंगे। देंगे। इतना क्लियर है? एफ पॉइंट मत करना। ट्रांसफरर कंपनी के अब सारे एम्प्लॉइज किसके एम्प्लॉय हो जाएंगे? ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। आप बताओ आपको ये चीजें समझ आई कि नहीं? है सारे पॉइंट आप बिना देखे चलो मेरे को इफेक्ट बताओ, क्या क्या इफेक्ट आपने पढ़ा। सपोज करो मैं यहाँ पर बोलता हूं कि हीरो लिमिटेड का मर्जर हो रहा है होंडा लिमिटेड में, तो यहाँ पर जो हीरो लिमिटेड है वो ट्रांसफरर है और होंडा लिमिटेड जो है वो ट्रांसफरी है। मर्जर होने के बाद हीरो लिमिटेड खत्म हो जाएगी, यही होना है। तो इम्पैक्ट क्या क्या आ रहा है? सबसे पहला बोलो क्या इफेक्ट आया? ऋषिता क्या इफेक्ट आया बेटा? पहला इफेक्ट बोलो। सर ट्रांसफरर कंपनी की जो एसेट्स लायबिलिटी है वो पूरी ट्रांसफरी के पास हो जाएगी। हीरो लिमिटेड की आज से एसेट एंड लायबिलिटी किसकी हो गई? ट्रांसफरी। ट्रांसफर यहाँ पे होंडा लिमिटेड। दूसरा, होंडा लिमिटेड। होंडा लिमिटेड किसको शेयर अलॉट करेगा? हीरो लिमिटेड को, हीरो लिमिटेड हीरो के लिमिटेड शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को। ये एकदम आंख बंद करके आपको आना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। ये पूछता है। तीसरी चीज क्या होगी? अभी तक जो केस हीरो लिमिटेड पे चलते थे अब वो केस किस अब पर? वो होंडा लिमिटेड पे भी चलेंगे। होंडा लिमिटेड पे। चौथी बात, हीरो लिमिटेड में जो जो लोग डिसेंट कर रहे थे उनका क्या हुआ? उन लोगों को पैसे वापस कर दिए। पैसे वापस दे देंगे। हीरो के सारे एम्प्लॉइज अब किसके एम्प्लॉइज? होंडा के। होंडा के एम्प्लॉइज हो गए। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता हूं कि भुवन लिमिटेड, एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आप इसका आंसर बताओ मेरे को। क्वेश्चन ऐसा आपको आया है कि भुवन लिमिटेड हैज मर्ज with Bhavna Limited, as a company secretary, you are required to explain effect of such merger. कर पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। क्या लिखना है? क्या क्या ऊपर इफेक्ट आएंगे? वाले। अच्छा क्वेश्चन सेक्शन 232। बताओ। क्वेश्चन आपको आया है, श्रुति is appointed as official liquidator of Sakshi Limited, a company
इन प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, किस प्रोसेस में? वाउंड अप. वाइंडिंग अप. The company has got offer of corporate reorganization या rearrangement. Can company do so? हाँ सर. हाँ सर लिखने से एग्जाम में मिलेंगे, क्या समझाएगा? नहीं मतलब प्रोविजंस के साथ में लिखना है. कौन सा provision इसमें? हम्म, क्या प्रोविजन डाले? सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. मतलब तुमको इसमें समझाना होगा कि एप्लीकेशन कौन कौन डाल सकता है. मेरी बात समझ आ रही है? यस सर. अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A Limited is being merged with B Limited. A Limited has 100 shareholder. However, only 40 shareholder holding 80% of share have consented. हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बताओ. सर हो जाएगा. कैसे? नहीं सर नहीं होगा ना. सेक्शन 230 नहीं, मतलब हाँ 40% है तो नहीं होगा. 40% का तो फिर 80% दे तो क्या मतलब, हो ही नहीं पाएगा वो. हाँ. समझ आ रहा है? हाँ सर. अच्छा. भाई क्राइटेरिया क्या बोलता है? दो बताओ. या तो 3/4 मेंबर प्रेजेंट हो, 3/4 मेंबर होने चाहिए. हाँ प्रेजेंट. और उसमें से मेजोरिटी वोट करें. हाँ. दूसरा, या तो 51%. या तो मेजोरिटी पर प्रेजेंट हो, मेजोरिटी प्रेजेंट हो और उस कितने वैल्यू के शेयर उनके पास हो. 3/4 वैल्यू. तो ये क्या दोनों ही क्राइटेरिया फुल हो पा रहा है यहाँ पर? दोनों में से कोई भी नहीं. नहीं सर. नहीं हो पा रहा है तो रिजोल्यूशन पास होगा क्या? नहीं होगा. नहीं होगा. अच्छा, एक बात बताओ. द मर्जर ऑफ कंपनी is scheduled on 30 December 2020. However, after receiving notice, the IT department objected. In 21st day. Is the objection valid? Yes sir. हाँ सर. 30 days के पहले करना है. करना क्या है अपने को? सेक्शन इसमें वो 230 section सबसेक्शन में 5 है. एक्सप्लेन करना पड़ेगा. भैया अभी किताब खोलना, ये जितना पढ़ाया हूँ एक एक लाइन पढ़ डालना. कर पाओगे? अभी कर दो, क्लास खत्म होते ही कर पाओगे? यस हाँ सर. सर. कल सुबह ये मर्जर ऑफ स्मॉल कंपनी बताऊंगा. मेन चैप्टर खत्म हो गया आपका. मेन चैप्टर आपका Okay, खत्म हो sir. गया. मर्जर ऑफ स्मॉल कंपनी, मर्जर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बताऊंगा. और ये खत्म करके आपको नए टॉपिक पे ला दूंगा मैं, फॉस्फोरस वर्सेस आर्बोटल पे. ठीक है? अभी किताब Okay, sir. खोलना. अब देख लो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है. सबके बुक है. आपको मैं ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, ये पढ़ना है आपको. जब खुद बुक खोल के रखे हो क्या सामने? Yes sir. हाँ हाँ सर. हाँ सर. सर. फ्रेमवर्क में देखो, जो जितना जितना टिक किया हूँ वो पढ़ो. हम्म. देख लो. उसके बाद पावर टू कॉम्प्रोमाइज पूरा पढ़ना है. पे वर्ड ऐड कर देना, मीटिंग ऑर्डर. ठीक है? ओके सर. उसके सर नीचे वो मॉर्निंग वाला लेक्चर भेज दीजिएगा ना. हाँ, वो दोनों कल का भी नहीं भेजा हूँ क्या? अभी 2-3 दिन का नहीं भेजा हूँ क्या? नहीं नहीं सर. भेजो. चलो भेज दे रहा हूँ, सारे भेज दे. ओके ये सर. टिक कर दो भैया. इतना पढ़ना है. एफ और जी पॉइंट नहीं करना है इसमें. देख लो, है ना? हाँ. ओके सर.
ठीक है, फिर सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 पढ़ना, सबसेक्शन 6 पढ़ना, कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी ऑर्डर पढ़ना है, ऑर्डर की कॉपी किसके जमा कराए, आरओसी के पास, और मर्जर अमालगमेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इम्पैक्ट, जब स्कीम सैंक्शन होती है तो उसे होता क्या है, ये ध्यान रहेगा आपको। यस सर। थोड़े अच्छा। टेक्निकल है, इसमें आपका इंटरेस्ट भी चाहिए और आपका दिमाग एकदम जागरूक रहना चाहिए, तभी हो पाएगा। कितना क्लियर है? सर वो जो 2 टॉपिक है उसको नहीं करने क्या, ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग वाला? नहीं करना भाई, नहीं करना, ठीक है। ये वही है ना कि ऑप्शन है क्रेडिटर की मीटिंग का, आपको बताया अगर वो जिद तो करवा, वरना नहीं। करवा। बनेगा ये आपसे? यस सर। कोई समस्या? आज तक इस टॉपिक से एग्जाम में सिर्फ 3 नंबर का है, लेकिन 3 नंबर भी कीमती होते हैं, है ना? यस सर। सुबह 8:30 बजे मिलते हैं अपन, अभी रोज 2 टाइम पढ़ेंगे ऐसे ही, है ना? ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय। बाय सर।